हे दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। हो क्या रहा है, 8 नवंबर 2022 को जो हमारे प्रेजेंटली सीजीआई है ना, यूयू ललित साहब, ये जो है रिटायर होने होने वाले। देन इनकी जगह पर जो है 9 नवंबर 2022 को जो है डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो है अगले सीजीआई बनने वाले हैं। अब सीजीआई क्या होता है, देखो हमारे देश में जो है 3 तरह के कोर्ट होते हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख को या सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट ऑफिसर को जो है बोला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड हाई कोर्ट के प्रमुख को बोला जाता है चीफ जस्टिस। तो आज हम इन्हीं के बारे में देखने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट कैसी होती है, क्योंकि 8 नवंबर 2022 को जो प्रेजेंटली सीजीआई है यूयू ललित साहब, ये रिटायर होने वाले हैं। और 9 नवंबर 2022 को जो है डीवाई चंद्रचूड़ साहब इनकी जगह पर आ जाएंगे। तो देखेंगे कि इनकी अपॉइंटमेंट कैसी होती है। और इसके साथ साथ हम हाई कोर्ट के बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेंगे कि इसमें भी जजों की अपॉइंटमेंट कैसी होती है। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यूपीएससी के, तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ये टॉपिक जो है पेपर 1 से बिलोंग करेगा। इस पर जो है आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जजों की अपॉइंटमेंट कैसी होती है सुप्रीम कोर्ट में। देन अगर यूपीएससी की मेंस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, तो ये टॉपिक जो है जनरल स्टडीज पेपर 2 से पॉलिटी में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बिलोंग करता है। वीडियो को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जज, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की अपॉइंटमेंट होती है, अ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए क्या प्रावधान है। देन जो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जो जजों की अपॉइंटमेंट होती है, तो देखेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। देन जो जजों की अपॉइंटमेंट होती है, इसमें जो है गवर्नमेंट का क्या रोल है। और उसके बाद हम देखेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम का विकास कैसे हुआ भारत में। देन हम ये भी देखेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम का क्रिटिसिज्म क्यों होता है सरकार द्वारा या लोगों द्वारा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम फैक्ट जान लेते हैं। देखो, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ वॉज अपॉइंटेड द 5th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू सेट, यानी कि जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू से सर, इन्होंने बोला है कि हम डीवाई चंद्रचूड़ साहब को जो ना नेक्स्ट सीजीआई अपॉइंटमेंट करने वाले हैं। देखो, यहाँ पर वनडे एग्जाम के हिसाब से आपको एक फैक्ट काम आ सकता है कि ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ये 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। देन अभी जो यूयू ललित साहब है, ये कौन से नंबर के, ये 49वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। देन he will take oath on November, यानी कि 9 नवंबर 2022, a day after incumbent CGI Justice UU ललित साहब डिमिट्स ऑफिस ऑन अटेंडिंग एज। मतलब क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई है ना, ये कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, 65 ईयर तक, यानी कि इनकी जो एज है 65 ईयर हो जाएगी तो ये रिटायर हो जाएंगे। तो ये जैसे ही रिटायर होंगे, इनकी जगह पर आ जाएंगे डीवाई चंद्रचूड़ साहब, ठीक है। क्योंकि 8 नवंबर 2022 को जो इनकी एज कंप्लीट हो रही है 65 ईयर, ठीक है। तो इसीलिए ये रिटायर हो जाएंगे और इनकी जगह पर 9 नवंबर 2022 को जो है डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो है नेक्स्ट सीजीआई बन जाएंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ will have a relatively longer tenure of 2 years and is due to retire on November 10, 2024. This will be the CGI longest tenure in almost decade। मतलब क्या है, इन 10 सालों में जो है ना, सीजीआई का कार्यकाल जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब का रहेगा ना, ये सबसे लंबा रहने वाला है। क्यों, इनका कार्यकाल लगभग लगभग 2 साल का रहने वाला है। परंतु इन 10 सालों में होता क्या था, जो भी सीजीआई बनते थे सुप्रीम कोर्ट के, ये जो है 2 महीने 3 महीने में रिटायर हो जाते थे। परंतु हमारे डीवाई चंद्रचूड़ साहब का कार्यकाल लंबा रहने वाला है। देखो, अभी जो यूयू ललित साहब है ना, इनका कार्यकाल कितना था पता है, लगभग लगभग 74 दिनों का। तो काफी कम समय होता है, परंतु 10 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इनका कार्यकाल लंबा होने वाला है, इनके 2 साल का होने वाला है। देन ये जो जस्टिस चंद्रचूड़ है ना, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सीजीआई जस्टिस यशवंत वैष्णव चंद्रचूड़ साहब के बेटे हैं। मतलब क्या है, अभी जो ये डीवाई चंद्रचूड़ साहब सीजीआई बनने वाले हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, परंतु इससे पहले भी इनके पिता भी जो है ना सीजीआई बन चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। और इन्होंने, इनका जो कार्यकाल है ना काफी लंबा था। देखो, फरवरी 22 1978 से टू जुलाई 11 1985, लगभग लगभग 7.5 साल जो है ना, इनके पिता जो है सीजीआई के रूप में सुप्रीम कोर्ट में काम कर चुके हैं। अब इनके बेटे भी जो है सीजीआई के रूप में काम करेंगे और इनका कार्यकाल भी इनके पिताजी जैसा लंबा होने वाला। मतलब 7.5 साल तो नहीं होगा, परंतु 10 सालों में सबसे लंबा कार्यकाल ये भी निकालेंगे, लगभग लगभग 2 साल तक। अब हम देख लेते हैं प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जज। अब आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 क्या कहता है, ये जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सीजीआई होते हैं ना,
इनकी अपॉइंटमेंट कैसी होती है, इसमें इसको जो है आर्टिकल 124 सब प्लस 2 में ये बताया गया है। बट अगर आप आर्टिकल 124 सब प्लस 2 को पढ़ भी लोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में आ भी गया ना, आप भूल जाओगे। तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल 124 सब प्लस 2 को पहले फ्लो चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि क्या कहता है, इसके बाद हम इसको रीड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आर्टिकल 124 सब प्लस 2 ये कहता है कि देखो, सुप्रीम कोर्ट में जजों की अपॉइंटमेंट जो है, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शॉल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो हमारे देश की प्रेजेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी मैडम जो 15 नंबर की हमारे देश की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो यही जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज कितने हैं, सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज है 34। अब इसमें क्या होता है, एक तो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अदर जज होते हैं। तो कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं, 34। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जो प्रमुख होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं ना, इनको बोला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देन इनकी हेल्प के लिए जो होते हैं 33 अदर जज होते हैं। अभी भी नहीं समझा तो एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इंडियन क्रिकेट टीम में टोटल कितने प्लेयर होते हैं, टोटल 11 प्लेयर होते हैं। परंतु इनमें क्या होगा, इनमें एक कप्तान होगा और 10 जो है अदर प्लेयर होंगे। अब ये 10 प्लेयर क्यों होते हैं, ये 10 प्लेयर इसलिए होते हैं कि ये कप्तान की मदद कर सके मैदान पर, यानी कि बैटिंग कर सके, बॉलिंग कर सके और फील्डिंग कर सके। तो इससे क्या होगा, इससे जो है कप्तान को हेल्प मिल जाएंगे। तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की भी एक टीम होती है, परंतु इनकी टीम काफी ज्यादा बड़ी होती है। इनमें कितने प्लेयर होते हैं टोटल, इनमें जो 34 प्लेयर होते हैं। अब इनके कप्तान जो है ना सुप्रीम कोर्ट के, इनको बोला जाता है सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इनकी हेल्प के लिए जो है 33 अदर जज होते हैं। और इन 34 यानी कि टोटल 34 जजों की अपॉइंटमेंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट इनको जो है जजों की अपॉइंटमेंट करने से पहले आर्टिकल 124 सब प्लस 2 ये कहता है कि इनको कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। किससे, तो सबसे पहले इनको कंसल्टेशन करनी पड़ेगी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो 33 अदर जज होंगे ना, इनमें जो सीनियर जज होंगे ना, इनसे कंसल्टेशन करनी पड़ेगी अगर सुप्रीम कोर्ट में जजों की अपॉइंटमेंट करनी है। देन जज ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट में जो सीनियर जज होंगे, इनसे भी कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। अब दो कंडीशन आर्टिकल 124 सब प्लस 2 में एग्जैक्टली बताई गई है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसे चेंज कर दिया, यानी कि इसको बायकॉट करके सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कि हम एक कॉलेजियम सिस्टम बना देते हैं। परंतु इस कॉलेजियम सिस्टम का जो जिक्र है आर्टिकल 124 सब प्लस 2 में नहीं है। ये जो सिस्टम बनाया, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेरियस जजमेंट के माध्यम से बनाया। और इनको बोला गया कि देखो, आप इन दोनों के पास जाने से अच्छा है, देखो आर्टिकल 124 सब प्लस 2 में यही लिखा है ना इनडायरेक्टली, कि आपको जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों से ही, यानी कि जो सीनियर जज होंगे, इनसे ही कंसल्टेशन करनी है। तो हम क्या करते हैं, एक बॉडी बना देते हैं और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट जजों को शामिल कर देते हैं। तो देखो, कॉलेजियम में क्या होता है, टोटल 5 पर्सन होते हैं। इसमें एक तो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 जो है ना सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप इनसे कंसल्टेशन करने से अच्छा है इनको बॉयकॉट करो, डायरेक्ट कंसल्टेशन करो कॉलेजियम सिस्टम से। अब देखो, ये कॉलेजियम सिस्टम जो बना, ऐसा भी नहीं है कि एक झटके में बना, इसको जो है बनने में काफी समय लेगा। देखो, ये जो है वेरियस जजमेंट के माध्यम से बना, और ये जो बना कॉलेजियम सिस्टम में, फिर से कहला वो आर्टिकल 124 सब प्लस 2 में नहीं लिखा है। सब प्लस 2 में सिर्फ ये दो कंडीशन बताई है। इसको जो बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेरियस जजमेंट के माध्यम से बनाया। लगभग इसको 17 साल लगे बनने के लिए। अगर 2022 की हम बात करें तो इसको जो 41 ईयर कंप्लीट हो गए, और ये जो कॉलेजियम सिस्टम जो है अभी भी हमारे इंडिया में काम कर रहा है। तो इसमें जो है इसकी जो अध्यक्षता करते हैं, जो प्रेजेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, इसकी अध्यक्षता करते हैं। प्रेजेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, यूयू ललित साहब है, ये इसकी अध्यक्षता करते हैं। एंड इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज होते हैं। तो ये टोटल 5 पर्सन मिलकर डिसाइड करते हैं कि अगला सीजीआई कौन बनने वाला है। अभी इन टोटल 5 पर्सन ने जो है डिसाइड किया है कि हम जो है ये जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो है, इनको जो है अगला सीजीआई बनाना चाहते हैं। तो इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन किसे भेजी, यानी कंसल्टेशन या रिकमेंडेशन भेजी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। देन अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या होगा, ये जो 5 पर्सन ने मिलकर बोला है ना कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब को जो हम नेक्स्ट सीजीआई बनाना चाहते हैं, तो ये जो है इन पर बाइंडिंग होगा। मतलब जो है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये जो टोटल 5 पर्सन बोलेंगे ना, यही करना पड़ेगा। एग्जैक्टली एग्जीक्यूटिव को यही करना पड़ेगा। अब एग्जीक्यूटिव का मतलब आगे समझाने वाला हूँ। तो ये जो टोटल 5 पर्सन बोलेंगे, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी अपॉइंटमेंट कर देंगे। और जो टोटल 5 पर्सन बोलेंगे, हम 33 अदर जजों में जो इन पर्सन को आपको नाम भेज रहा है, उनको आपको अपॉइंटमेंट करना है। तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इन जजों की अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में कर देगी। अब ये क्या तरीका हुआ, देखो ये जो कॉलेजियम बना टोटल 5 पर्सन का, तो ये क्या तरीका हुआ, ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट
और हाई कोर्ट में जो है जजों की अपॉइंटमेंट और जजों की ट्रांसफर जो करता है ये कॉलेजियम सिस्टम करता है। अब एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है पता है आपको? ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ना, डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं भेजता है, एग्जीक्यूटिव को, यानी कि ये जो है यूनियन लॉ मिनिस्टर होते हैं हमारे, इनको भेजती है अपनी रिकमेंडेशन की, डीवाई चंद्रचूड़ साहब को जो हम नेक्स्ट सीजीआई बनाना चाहते हैं। देन यूनियन लॉ मिनिस्टर क्या करते हैं, जो रिकमेंडेशन है कॉलेजियम की ये भेजते हैं पीएम को, देन पीएम भेजते हैं प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट जो है फाइनली इनका डिसीजन मान लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जजों की अपॉइंटमेंट कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कॉलेजियम सिस्टम कैसे बना। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखने वाले, परंतु आर्टिकल 121 सब क्लॉज 2 में ये नहीं लिखा था, परंतु ये जो ना सुप्रीम कोर्ट ने अपने मन के हिसाब से बना दिया था, इनके अपने जजमेंट के माध्यम से बनाया था। ठीक है, अब जो मैंने एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया था, ये जो बाइंडिंग इन पर है, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है ये भी देख लो। देखो, गवर्नमेंट जो है 3 ऑर्गन से मिलकर बनती है। अब इसमें होती है एक लेजिस्लेटिव, एक होती है एग्जीक्यूटिव, एक होती है न्यायपालिका या जुडिशरी। अब लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, ये जो है हमारे देश में कानून बनाती है, ये जो है एग्जीक्यूटिव हमारे देश में कानून को लागू करती है, और ये जो जुडिशरी है या न्यायपालिका ये कानून को चेक करती है जो गवर्नमेंट ने कानून बनाया सही है या नहीं है। अगर सही होगा तो कानून बनकर देश में लागू हो जाएगा, अगर गलत होगा तो वो जो है नल एंड वॉइड घोषित हो जाएगा और वो कानून वहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तो हम बाद में पढ़ेंगे जब संसद पढ़ेंगे। अब एग्जीक्यूटिव को समझ लेते हैं कि कौन आता है एग्जीक्यूटिव में। देखो, ये जो एग्जीक्यूटिव में ना प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं। तो ये जो टोटल 5% जो बोलेंगे ना कि हम इनको सीजीआई के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं, तो इन सभी पर जो है वो डिसीजन बाइंडिंग होगा, यानी कि एग्जीक्यूटिव पर बाइंडिंग होगा। इन्होंने कहा है कि हम डीवाई चंद्रचूड़ साहब को जो अपॉइंटमेंट करना चाहते थे, ये जो पर्सन दिख रहे हैं आपको, इनको करना ही पड़ेगा जो इन टोटल 5% ने बोला है। आई होप आपको आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 क्या कहता है एग्जैक्टली समझ में आ चुका होगा। अब हम पढ़ लेते हैं आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2। देखो आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 में क्या लिखा है, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शॉल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ द जज सुप्रीम कोर्ट एंड जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। यानी कि इनसे कंसल्टेशन करने के बाद जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम कोर्ट में जजों की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, परंतु इनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट और जज ऑफ द हाई कोर्ट से जो कंसल्टेशन करने की प्रोसेस थी, इसके जगह पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बना दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो इनडायरेक्टली कॉलेजियम सिस्टम का विकास किया। ठीक है, और ये जो है इट इज नॉट रिटन एनीवेयर द सुप्रीम कोर्ट कैन मेक कॉलेजियम सिस्टम। जो है आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 है ना, इस पर कहीं भी लिखा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम बना सकता है। आई होप अब आपको आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, और क्या कहता है आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 ये भी हम देख लेते हैं। देखो, consultation referred to the article 121 of clause 2 means not only consultation with one person but many judge from consultation। अब प्रेसिडेंट जो है ना कंसल्टेशन सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से नहीं करेंगे, ये जो प्रेजेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित साहब, ये जो है एक अकेले पर्सन से कंसल्टेशन नहीं करेंगे, इनसे भी कंसल्टेशन करना पड़ेगा। जो फोर सीनियर जज है ना सुप्रीम कोर्ट के, इनसे भी कंसल्टेशन करना पड़ेगा, ये कहने का मतलब है। देन सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है, चीफ जस्टिस शुड सेंड द रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द फोर सीनियर मोस्ट जज। यानी कि फोर सीनियर मोस्ट जज है ना, मान लो कि ये डीवाई चंद्रचूड़ साहब को बनाना चाहते हैं नेक्स्ट सीजीआई, तो इनको जो है इन फोर जजों से जो है रिकमेंडेशन या सलाह मशवरा करना पड़ेगा, तभी जाकर जो है प्रेसिडेंट के पास जो है अपना जो डिसीजन है वो कंपलसरी भेजना पड़ेगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मेरिट एंड सीनियरिटी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, seniority was based on seniority, that is the appointment of chief justice is currently done by the basis of seniority। मतलब क्या है, देखो अब जो है ये जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के, परंतु ये जो तीन अदर जज भी तो है, इनको क्यों नहीं बनाया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो होता क्या है, देखो अब मान लो एक यंग पर्सन है, एक ओल्ड पर्सन है, अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे बनाना चाहिए, आप कहोगी सर ये जो है ना एज से बड़ा है इस यंग पर्सन से, तो आप कहोगे कि सीजीआई इसे बनाना चाहिए। परंतु सुप्रीम कोर्ट में एज नहीं देखी जाती, ठीक है, और इसको जो है सीजीआई के रूप में नहीं नियुक्त किया है। क्यों, मान लो यंग पर्सन जो है सुप्रीम कोर्ट में 2012 से काम कर रहा है, और जो ये पर्सन है ओल्ड, ये 2016 से काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में, परंतु 2022 में इस पर्सन को यंग पर्सन को कितने साल का एक्सपीरियंस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो इसको एक्सपीरियंस हुआ काम करने का 10 साल का। देन 2022 में जो है जो ओल्ड पर्सन है इसको कितने साल का एक्सपीरियंस हुआ, इसको 6 साल का एक्सपीरियंस हुआ। तो ये एक्सपीरियंस देखा जाता है कि किसका एक्सपीरियंस ज्यादा है। अब मान लो इस बच्चे का यानी कि यंग पर्सन का एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो इसको जो है सीजीआई के रूप में अपॉइंटमेंट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अब इस कंडीशन में हुआ ये ही कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब का जो एक्सपीरियंस ज्यादा था इन तीनों में, ठीक है, तो इसीलिए जो इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है सीनियरिटी के माध्यम से। तो ये सीनियरिटी होती है, ठीक है, ना कि एज की सीनियरिटी होती है। ये जो एक्सपीरियंस होता है ना, इसकी सीनियरिटी देखी जाती है कि किसने जो है सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा काम किया है। अब इस कंडीशन में जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने काम किया, तो इसलिए जो है इनको नेक्स्ट सीजीआई बनाया गया।
अब देख लेते टेन्योर ऑफ जज। तो सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं ये जो है 65 ईयर तक जो है अपने पद पर बने रह सकते हैं, इसके बाद जो है इनको रिटायर हो जाना पड़ता है। देन अब ये जो सीजीआई बनेंगे इससे पहले जो इनको शपथ लेनी पड़ेगी और ये शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाएंगे हमारे भारत के। अब हम देख लेते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। अब आर्टिकल 217 क्या कहता है, एवरी जज ऑफ अ हाई कोर्ट शॉल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर द प्रेसिडेंट कंसल्टेशन विद। अब इसको किससे किससे कंसल्टेशन करनी पड़ेगी अगर हाई कोर्ट में जजों की अपॉइंटमेंट करनी है? देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख होते हैं या कप्तान होते हैं ना, इनको बोला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो एक तो कंसल्टेशन इनसे करनी पड़ेंगे। देन गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, जो स्टेट के गवर्नर होंगे इनसे भी कंसल्टेशन करनी पड़ेंगे। देन इसके बाद जो है हाई कोर्ट में जजों की अपॉइंटमेंट होती है, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो अब इसको भी हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। देखो आर्टिकल 217 कहता है कि एवरी जज ऑफ द हाई कोर्ट शॉल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, यानी कि इसको भी जो है कौन करेंगे अपॉइंटमेंट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हाई कोर्ट कौन होता है? हाई कोर्ट जो है ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर में काम करता है, यानी कि टॉप लेवल पर होता है सुप्रीम कोर्ट, बीच में आता है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे होती है एक लोअर कोर्ट, ठीक है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं हाई कोर्ट की। अब हाई कोर्ट के प्रमुख को क्या बोला जाता है? चीफ जस्टिस बोला जाता है। इनके सामने इंडिया नहीं लगता। अब ये चीफ जस्टिस जो है ये हाई कोर्ट के कप्तान होते हैं, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के कप्तान कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनको सीजीआई बोला जाता है, इनको बोला जाता है सीजे यानी कि चीफ जस्टिस। अब इनकी हेल्प के लिए भी ना अदर जज होते हैं, परंतु यहाँ पर मैंने नंबर क्यों नहीं डाला? आपके मन में क्वेश्चन आया होगा। तो होता क्या है, हर स्टेट में जो है ना इनके क्वेश्चन यानी कि इनके नंबर जो अलग अलग रहते हैं। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां पर आप चेक कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो इनमें जजों की अपॉइंटमेंट करने के लिए प्रेसिडेंट को कंसल्टेशन करनी पड़ती है। किससे किससे? देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख होते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट जो है इनके अंडर में काम करता है। देन इनको जो है उस स्टेट में जो यानी कि जो हाई कोर्ट, अभी मान लो कि मुंबई का हाई कोर्ट है, ठीक है। अब मुंबई में एक गवर्नमेंट होंगी और गवर्नमेंट के अंदर में क्या होगा? एक गवर्नर होगा। उस गवर्नर से भी जो है ना प्रेसिडेंट को जो कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लागू हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दिमाग लगा कि यहाँ पर भी हम कॉलेजियम सिस्टम बना देते हैं, आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो यहाँ पर क्या होता है, एक हाई कोर्ट की भी कॉलेजियम होती है, परंतु ये जो है ना पावरफुल नहीं होती। इसमें भी टोटल 5 पर्सन होते हैं। इसकी भी अध्यक्षता कौन करते हैं? ये जो कप्तान होते हैं ना हाई कोर्ट के, चीफ जस्टिस, ये इसकी अध्यक्षता करते हैं। और चीफ जस्टिस यानी कि जो हाई कोर्ट के जो 4 सीनियर जज होंगे ना ये इसमें होंगे, परंतु ये पावरफुल नहीं होता। क्यों पता है आपको? ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम पर डिपेंड होती है। ये क्या करेंगे, ये डिसीजन तो लेंगे, परंतु ये अपना डिसीजन या रिकमेंडेशन आगे ट्रांसफर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक कॉलेजियम होती है हाई कोर्ट के मामलों पर डिसीजन लेने के लिए। इसमें होते हैं टोटल 3 पर्सन। इसमें होते हैं एक तो सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के कप्तान साहब, और सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज होंगे ना 2 ये होंगे। तो ये क्या करेंगे, जो हाई कोर्ट के कॉलेजियम ने डिसीजन भेजा या रिकमेंडेशन भेजे ना, इन पर विचार करेंगे। देन ये जो है इनको जो ग्रीन सिग्नल देंगे और ये जो है प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे। और प्रेसिडेंट को जो है बाइंडिंग होंगी, फिर से एग्जीक्यूटिव को बाइंडिंग होंगी। जो ये 3 पर्सन बोलेंगे ना कि हमको जो हाई कोर्ट के कॉलेजियम ने ये रिकमेंडेशन भेजी है, हमने इस पर विचार किया और ये जो रिकमेंडेशन या ये जो डिसीजन है हम आपको बता रहे हैं, आपको जो इसे चीफ जस्टिस के रूप में जो है अपॉइंटमेंट करना है। ये जो है 3 पर्सन बोलेंगे और प्रेसिडेंट के लिए ये बाइंडिंग हो जाएगा। और प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस को और अदर जजों को अपॉइंटमेंट कर देंगे इनके कंसल्टेशन के बाद, ठीक है, इनके रिकमेंडेशन के बाद। तो फिर ये क्या तरीका हुआ? ये वह तरीका हुआ जिससे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर किया जाता है। आई होप आपको आर्टिकल 217 भी समझ में आ चुका होगा। अब आर्टिकल 217 के बारे में हम देख लेते हैं। अगर मान लो किसी पर्सन को हाई कोर्ट में जो है चीफ जस्टिस बना दिया जाता है तो उसको जो है शपथ लेनी पड़ती है। अब उसको शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिलाते हैं। अगर राज्यपाल अब्सेंट होंगे तो राज्यपाल बता देंगे कि इस व्यक्ति को मैं इस कार्य के लिए नियुक्त करूंगा। उसके सामने जो उस जज को जो है शपथ लेनी पड़ती है। अब आर्टिकल 217 के तहत हाई कोर्ट में जो है चीफ जस्टिस है, इनकी एज क्या है? इनकी एज जो है 62 ईयर है। 62 ईयर के बाद ये जो हाई कोर्ट में जो है रिटायर हो जाएंगे। अभी भी आपको डाउट होगा तो एक बार क्विकली हम रिकॉल कर लेते हैं। देखो अगर अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करें जजों की, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक कॉलेजियम नाम की सिस्टम होती है। इसमें कितने होते हैं? टोटल 5 पर्सन। ये टोटल 5 पर्सन क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को अपनी डिसीजन बताएंगे और प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग हो जाएगा, यानी कि एग्जैक्टली एग्जीक्यूटिव के लिए बाइंडिंग हो जाएगा। अगर हम बात करें हाई कोर्ट में जजों की अपॉइंटमेंट के बारे में, तो हाई कोर्ट का भी कॉलेजियम होता है टोटल 5 पर्सन का, परंतु ये जो है ना ये पावरफुल नहीं होता, क्योंकि इनको जो है डिपेंड रहना पड़ता है किस पर? ये सुप्रीम कोर्ट के
कॉलेजियम पर ये डिसीजन तो लेंगे, परंतु ये डिसीजन भेजेंगे इनको, अगर इनको इनका डिसीजन सही लगा तो ये जो ग्रीन सिग्नल दे देंगे और प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि ठीक है, इनका डिसीजन ठीक है, हमने चेक किया है और इनको जो है आपको हाई कोर्ट में इन जजों को अपॉइंटमेंट करना चाहिए, तब जाकर जो हमारे प्रेसिडेंट जो है हाई कोर्ट में जजों की अपॉइंटमेंट करेगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है। ठीक है, देखो कॉलेजियम सिस्टम को क्या बोला जाता है, जज सिलेक्टिंग जज। इसका मतलब क्या है, देखो इस कॉलेजियम सिस्टम में जो टोटल 5 पर्सन है, इसमें आपको कोई गवर्नमेंट का आदमी दिख रहा है क्या, या कोई पब्लिक नॉमिनेटेड पर्सन दिख रहा है? नहीं, इन टोटल 5 पर्सन में जो है जज ही है। एक तो सीजीआई होंगे और 4 जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज होंगे, तो इनके माध्यम से ही जो जजों की अपॉइंटमेंट की जाएंगे, तो इसीलिए इसको जज सिलेक्टिंग जज प्रोसेस भी बोला जाता है। तो ये भी मैंने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में सीजीआई इसकी अध्यक्षता करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर 4 जज होंगे इसमें शामिल होंगे। देन हाई कोर्ट का भी एक कॉलेजियम होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हाई कोर्ट का कॉलेजियम पावरफुल नहीं होता, क्योंकि इसको जो है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम पर डिपेंड रहना पड़ता है। जो सुप्रीम कोर्ट में 3 पर्सन होते हैं, ये जो है फाइनल डिसीजन देंगे हाई कोर्ट के कॉलेजियम को। अगर मान लो ये जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब को जो है सरकार सॉरी न्यायपालिका जो अगला सीजीआई के रूप में जो है नियुक्त करना चाहते हैं, परंतु गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ये जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब का नाम जो है इसको जो है कॉलेजियम के पास फिर से वापस भेज सकती है और इनके नाम पर पुनर्विचार करने के लिए कॉलेजियम को कह सकते हैं। परंतु कॉलेजियम ने फिर से बोला गवर्नमेंट को कि नहीं, हम डीवाई चंद्रचूड़ साहब को ही अगला सीजीआई के रूप में देखना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचती, फिर गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग हो जाता है कि ये डीवाई चंद्रचूड़ साहब को जो अगले सीजीआई के रूप में अपॉइंट करे ही करे। देन ये जो कॉलेजियम सिस्टम का स्ट्रक्चर है ना, ये बदलते रहता है समय समय पर। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, देखो कॉलेजियम के प्रेजेंटली अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है, देखो ये जो है यूयू ललित साहब है, परंतु ये कब तक रहेंगे, 8 नवंबर 2022। परंतु इनके बाद जो है इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, कॉलेजियम सिस्टम की इसकी अध्यक्षता करेंगे डीवाई चंद्रचूड़ साहब, क्योंकि ये जो है नेक्स्ट सीजीआई बनने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये रिटायर हो जाएंगे तो ये कॉलेजियम से जो है बाहर हो जाएंगे, इनका नामो निशान कॉलेजियम में नहीं दिखेगा। ध्यान, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज है ना, आपको यहाँ पर दिख रहे कॉलेजियम में, ये भी रिटायर होने वाले हैं 2023 तक। देखो ये 2023 में रिटायर हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट में 33 अदर जज होंगे ना, इनमें जो भी सीनियर जज होंगे ना, वो ऑटोमेटिकली इन चारों जजों का स्थान ले लेंगे। जैसे ये रिटायर हो जाएंगे, जो 33 में सीनियर जज होंगे वो ऑटोमेटिकली इस कॉलेजियम में शामिल हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉलेजियम का स्ट्रक्चर चेंज होते रहता है, ये एक सा स्ट्रक्चर नहीं बना रहता। परंतु मैं एक बात यहाँ पर ये भी बता दूं कि 2024 तक, यानी कि नवंबर 2024 तक इस कॉलेजियम की अध्यक्षता करेंगे डीवाई चंद्रचूड़ साहब, क्योंकि इनका कार्यकाल 2 साल का होने वाला है। तो ये 10 नवंबर 2024 तक जो है सीजीआई यानी कि जो कॉलेजियम सिस्टम के हेड बने रहेंगे। तो कॉलेजियम सिस्टम क्या हुआ, कॉलेजियम सिस्टम से माध्यम से क्या होता है, जजों की अपॉइंटमेंट की जाती है और जजों की ट्रांसफर की जाती है। ध्यान, ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसका संविधान यानी कि आर्टिकल 124 सब प्लस 2 और 217 में कहीं जिक्र नहीं है। इसके बारे में भी हमने डिटेल से चर्चा की थी। अब इसमें सरकार की क्या भूमिका है, जो जजों की अपॉइंटमेंट होती है, तो अभी मान लो इस पूरी प्रक्रिया में सरकार की भूमिका इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा जांच करने तक सीमित है। अगर किसी वकील को उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना है, मतलब क्या है, अगर मान लो किसी वकील को जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सीजीआई और हाई कोर्ट की बात करें तो चीफ जस्टिस, अगर इसे अपॉइंटमेंट किया जाना है तो सरकार जो है छानबीन कर सकती है कि वकील का कैरेक्टर जो है ठीक है या नहीं, या इसे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है, क्या इसे हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। तो सरकार जो है छानबीन कर सकती है, सरकार का दायरा यहाँ तक सीमित है सिर्फ। अब हम समझ लेते हैं कि जो कॉलेजियम सिस्टम, बार बार हम कॉलेजियम कॉलेजियम बोल रहे हैं, इसका विकास कैसे हुआ, यानी कि भारत में कैसे विकसित हुई। ठीक है, तो कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व आउट ऑफ सीरीज ऑफ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट कॉल्ड जज केसेस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर वेरियस जजमेंट दिए, उसको क्या बोला गया, जज केस। तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 डिसीजन दिए गए थे। फर्स्ट डिसीजन आया था 1981 में, मतलब क्या है 19 यानी कि 1980 तक क्या होता था, जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई होते थे यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के कप्तान होते थे, अगर मान लो एक कप्तान रिटायर होने वाले थे, तो ये क्या करते थे, अगले सीजीआई का नाम जो है गवर्नमेंट के सामने रख देते थे। और 1980 तक जो है गवर्नमेंट को ये बाइंडिंग था कि जो रिटायर होने वाले सीजीआई साहब होते थे ना, कि जो नाम बोलते थे कि मान लो अभी इस कंडीशन में डीवाई चंद्रचूड़ साहब को जो है सीजीआई के रूप में नियुक्त करना चाहिए, तो गवर्नमेंट जो के लिए बाइंडिंग था और एक जो गवर्नमेंट जो है डीवाई चंद्रचूड़ साहब को जो अपॉइंट कर रही थी। परंतु 1981 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और बोला कि जो रिटायर होने वाले सीजीआई साहब है और बोल रहे गवर्नमेंट को डीवाई चंद्रचूड़ साहब को जो है कि नेक्स्ट सीजीआई बनाना चाहिए। परंतु ये जो है 1981 में डिसीजन दिया गया कि ये गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग नहीं है, यानी कि एग्जीक्यूटिव के लिए बाइंडिंग नहीं है। एग्जीक्यूटिव चाहे तो
33 अदर जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर, उनमें से किसी को भी जो है सीजेआई बना सकते हैं, या मान लो हाई कोर्ट में जो जज होते हैं उनमें से भी किसी को सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के रूप में अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। ये जो है 1981 में बोला। तो 12 साल तक एक प्रोसेस चली और गवर्नमेंट किसी को भी जो है सुप्रीम कोर्ट में जो सीजेआई के रूप में अपॉइंटमेंट कर सकती थी, यानी कि जजों के माध्यम से। परंतु 1993 में जो है ये डिसीजन को ओवरलूड किया गया, सुप्रीम कोर्ट डाला और इसको जो है चेंज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल जो है सीजीआई की ओपिनियन मैटर करती है और सीजीआई की ओपिनियन जो है बाइंडिंग होंगी एग्जीक्यूटिव पर। मतलब क्या है, 1993 में 81 के डिसीजन को पलट दिया गया और बोला कि तो रिटायर होने वाले सीजीआई है ना, अगर ये बोलते कि अगला सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब को बनाना चाहिए तो गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग होगा। गवर्नमेंट किसी अदर को नहीं बना सकती, यानी कि हाई कोर्ट में किसी और जो जज होते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जो 30 अदर जज होते हैं, इनमें से किसी को नहीं बना सकेंगे, क्योंकि रिटायर होने वाले सीजीआई साहब ने बोला है कि इनको बनाना चाहिए। तो गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग हो जाता है और गवर्नमेंट को जो है उन्हीं उसी पर्सन को जो है सीजीआई के रूप में नियुक्त करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा बोला गया था 1993 में सेकंड जज केस में। तो यहाँ से जो है ना कॉलेजियम सिस्टम जो है विकास हुआ था, कॉलेजियम सिस्टम का एग्जैक्टली। फर्स्ट जज केस में कॉलेजियम सिस्टम का कोई विकास नहीं हुआ, सेकंड जज केस में जो कॉलेजियम सिस्टम का विकास हुआ, परंतु यहाँ पर एक कमी रह गई थी। सेकंड जज में केस में कॉलेजियम सिस्टम का तो विकास हुआ था, परंतु इसमें कितने पर्सन होंगे सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के बारे में और हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट के बारे में, ये यानी कि ये जो है ना डिसाइड नहीं होता। इसीलिए थर्ड जज केस होता है कि राष्ट्रपति पूछते हैं कि देखो भाई, आपने कॉलेजियम सिस्टम बना दिया, ठीक है, आपने सीजीआई की ओपिनियन हम पर बाइंडिंग भी कर दी, परंतु मैं कंसल्ट किस किस से करूं? कॉलेजियम सिस्टम में कितने पर्सन है ये मुझे नहीं पता। अब ये तो कहते कि सीजीआई की ओपिनियन बाइंडिंग है एग्जीक्यूटिव पर, क्या मैं सीजीआई इकलौते व्यक्ति से कंसल्टेशन करूं, क्या कोई अदर पर्सन भी होंगे जिससे मुझे कंसल्टेशन करनी पड़ेगी? तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो है थर्ड जज केस 1998 में जो क्लियर कर दिया था कॉन्सेप्ट, और बोला कि अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट में जजों की अपॉइंटमेंट करनी है तो इसमें जो है ना टोटल 5 पर्सन होंगे और इसकी अध्यक्षता करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। दैन अगर मान लो हाई कोर्ट में जजों की अपॉइंटमेंट करनी है तो इसमें जो है ना टोटल 3 पर्सन होंगे। एक तो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 होंगे सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के, और ये जो डिसीजन देंगे इसके माध्यम से जो है हाई कोर्ट में जजों की अपॉइंटमेंट होंगी। अभी भी नहीं समझा तो अभी समझाता हूँ थर्ड जज केस के बारे में। देखो, अभी जो प्रेजेंटली चल रहा है ना कॉलेजियम सिस्टम, तो देखो, तो अगर सुप्रीम कोर्ट में जजों की अपॉइंटमेंट करनी है तो टोटल 5% का कॉलेजियम होगा और ये डिसाइड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में किसे सीजीआई के रूप में अपॉइंटमेंट करनी है। देन ये अपनी रिकमेंडेशन भेजेंगे प्रेसिडेंट मैडम को और उसके बाद जो जजों की अपॉइंटमेंट हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, चाहे फिर वो सीजीआई हो या फिर 33 अदर जज हो। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के कॉलेजियम में 5 पर्सन होंगे और चीफ जस्टिस उसके प्रमुख होंगे, परंतु ये पावरफुल नहीं होंगे क्योंकि इनको डिपेंड रहना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम पर। यही बोला गया था थर्ड जज केस 1981 में, और यही जो है प्रेजेंटली स्ट्रक्चर चल रहा है अभी भी। ठीक है, 2022 भी हो गए परंतु यही स्ट्रक्चर अभी भी चल रहा है। अब हम देख लेते कि इसका जो है क्रिटिसाइज क्यों होता है लोगों द्वारा। देखो, इसको बोला जाता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि अनऑटोक्रेटिक। क्यों? आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 में भी नहीं लिखा है और 217 में भी नहीं लिखा है कॉलेजियम सिस्टम के कि सुप्रीम कोर्ट जो है कॉलेजियम सिस्टम बना सकती है, इसलिए जो इसका क्रिटिसाइज होता है। ध्यान, ये जो है अनडेमोक्रेटिक है, इसको जो है लोगों द्वारा यानी कि जजों को जो है लोगों द्वारा चुना नहीं जाता और इनकी जो है लोगों के प्रति कोई जवाबदेह नहीं होती, इसलिए भी इनका क्रिटिसिज्म किया जाता है। देन ये जो है नॉन ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो कॉलेजियम का टोटल 5 पर्सन है ना, ये जो कब अपनी बैठक करती है या किसे जो है सीजीआई के रूप में अपॉइंटमेंट करना है, ये कौन से प्रोसेस से करती है, इसके बारे में ना ही गवर्नमेंट को जानकारी है और ना ही जो है लोगों को जानकारी है। तो एक रीजन ये भी है कि इसकी वजह से भी जो है इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है। ध्यान, प्रमोट नेपोटिज्म, इसका क्या मतलब है? भाई भतीजावाद को बढ़ावा देना। अब देखो, जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब है, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के, इनके पिता भी जो ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, अब इनके बेटे बनने जा रहे हैं। तो इनको इस पर ये भी आरोप लगता है कॉलेजियम पर कि देखो, ये जो टोटल 5% अपनी दादागिरी करते हैं ना, ऐसा हो सकता है कि ये जो है अपने नजदीक वाले आदमी को ही प्रमोट करे, एक तो इसका भाई होगा भतीजा होगा, तो इनको इस पर एक आरोप ये भी लगता है, इसलिए इसका क्रिटिसिज्म होता है। तो ये वीडियो यहाँ पर हो जाती है दोस्तों समाप्त। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक, करंट टॉपिक के साथ।